जय हिंद प्यारे बच्चों। तो चलिए आगे बढ़ाते हैं हमारे चैप्टर को एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, जिसका नाम है बेटा कूलाम का नियम। कूलाम का नियम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज के इस लेक्चर में हम कूलाम के नियम के बारे में बहुत सारी छोटी छोटी बातें करेंगे और बेटा इसका गणितीय रूप भी समझेंगे। और अगले लेक्चर में इस कूलाम के नियम से संबंधित न्यूमेरिकल्स भी हम कवर करेंगे। लेकिन ये लेक्चर जो है इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है। खासियत क्या है कि बोर्ड परीक्षा हो, चाहे नीट हो, चाहे जेडबलई मेंस हो, हर परीक्षा में इससे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप इस चैप्टर को आगे बढ़ाना चाह रहे हो तो बिना कूलाम के नियम के चैप्टर आगे बढ़ेगा ही नहीं। जब तक आपको कूलाम का नियम नहीं बनेगा बेटा, इस चैप्टर में आपको बिल्कुल कुछ समझ में आएगा ही नहीं। तो इसीलिए बहुत ध्यान से समझे, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है। कूलाम का नियम क्या है ये समझने के पहले हम ये देखें कि ये नियम दिया किसके लिए गया है। तो आप जानते हैं कि जब दो आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे होते हैं तो उनके बीच में आकर्षण या प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। जब भी बेटा कोई दो आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे होते हैं तो उनके बीच लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल को हम कहते हैं स्थिर वैद्युत बल। अगर कोई दो समान आवेश यानी कि बच्चों सजातीय आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर होते हैं तो उनके बीच में होगा प्रतिकर्षण बल, उसको हम बोलेंगे स्थिर वैद्युत बल, स्थिर वैद्युत प्रतिकर्षण बल। बात एक ही होगी, है ना। लेकिन अगर कोई दो विजातीय आवेश यानी कि बच्चों विपरीत आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर होंगे तो उनके बीच में होगा क्या, आकर्षण बल। इसे भी हम बोलेंगे स्थिर वैद्युत बल या स्थिर वैद्युत आकर्षण बल। तो जब कोई दो आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर होंगे तो उनके बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल या बच्चों में कह सकता हूं स्थिर वैद्युत बल कितना होगा, उसका परिमाण क्या होगा, इसे समझने के लिए कूलाम ने एक नियम दिया है। उसे ही हम बोलेंगे कूलाम का नियम। कूलाम ने अलग अलग प्रयोग करके देखे, अलग अलग एक्सपेरिमेंट करके देखे और उसके आधार पर यह नियम उसने दिया है। यानी कि ये जो कूलाम का नियम है एक प्रायोगिक नियम है। ऐसा नहीं बेटा कि बैठे बैठे सिद्धांतों के आधार पर इसने हमें सब कुछ बता दिया, नहीं। इसने क्या किया, बहुत सारे अलग अलग आवेशों के लिए एक्सपेरिमेंट करे। इसने देखा कि किसी भी दूरी पर जब हम दो आवेशों को रखते हैं तो उनके बीच में जो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल है वो किन किन कारकों पर निर्भर करता है और उन कारकों के आधार पर समझ करके इसने ये नियम दिया है। तो चलिए बेटा अपने नोट्स को प्रॉपर मेंटेन करने के लिए हम छोटी छोटी बातों को लिखते चलते हैं और फिर समझते हैं कूलाम का नियम होता क्या है। तो पहली बात यह है कि ये जो कूलाम का नियम है यह एक प्रायोगिक नियम है। प्रायोगिक नियम कहने का मतलब बेटा एक्सपेरिमेंट पर बेस्ड है, यानी कि ऐसे नहीं कि सैद्धांतिक रूप से बोल दिए बस लागू हो ना हो हमें कोई मतलब नहीं, ऐसा नहीं है बेटा। यह प्रयोगों द्वारा बताया गया है ना। तो पहली बात यह आती है कि यह एक प्रायोगिक नियम है। अब दूसरी बात कि यह नियम लगेगा किसके लिए, क्या किसी भी आवेश के लिए लग जाएगा, नहीं बेटा। यह नियम केवल और केवल बिंदु आवेशों के लिए लागू होता है। तो दूसरी बात हम यह लिख लेंगे बेटा कि यह नियम किसके लिए, केवल बिंदु आवेशों के लिए लागू होता है। बिंदु आवेशों के लिए, आवेशों के लिए लागू होता है, ठीक है ना। तो इंपॉर्टेंट बातें हैं बेटा, ये आपको ध्यान रखना है। इनमें से क्या है, आपको बोर्ड परीक्षा में एमसीक्यू के रूप में या तो बेटा नीट वगैरह में आपको पूछ लेगा कि कूलाम के नियम से संबंधित कथन सत्य नहीं है, तो आपको इस टाइप के स्टेटमेंट पता होने चाहिए। तो बिंदु आवेश के लिए लागू होता है बोल दिए बेटा। अब ये बिंदु आवेश क्या है, तो बिंदु आवेश कोई भी आवेश हो सकता है, कोई भी दो आवेश जिन पर उपस्थित आवेश उनके बीच की दूरी की तुलना में नगण्य हो। मतलब बेटा दूरी बहुत ज्यादा हो, आवेश दूरी की तुलना में बहुत कम हो। यानी कि कोई भी आवेश बिंदु आवेश होगा या नहीं ये केवल आवेश पर निर्भर नहीं करेगा, आवेशों के बीच की दूरी पर भी। जैसे बेटा कोई बहुत बड़ा आवेश है 100 कूलाम का और दूसरा बहुत बड़ा आवेश है 200 कूलाम का, लेकिन एक आवेश रखा हुआ है पृथ्वी पर, दूसरा आवेश है सर चंद्रमा पर, तो क्या ये बिंदु आवेश होंगे, बिल्कुल होंगे। भले ही बेटा आवेश बहुत ज्यादा है लेकिन उनके बीच की दूरी तो और बहुत ज्यादा है, मतलब कि दूरी की तुलना में तो आवेश नगण्य हो गए। इस तरह से कोई भी आवेश बिंदु आवेश हो सकता है
जिनके बीच की दूरी बहुत ज्यादा है और आवेश दूरी की तुलना में बहुत कम है। ठीक है ना? तो बिंदु आवेश किसे कहेंगे बेटा? वे आवेश जिनके बीच की दूरी, या ऐसा लिखो आप, जिन पर उपस्थित आवेश, वे आवेश जिन पर उपस्थित आवेश उनके बीच की दूरी की तुलना में, क्या लिख रहा हूं बेटा मैं? उनके बीच की दूरी की तुलना में, दूरी की तुलना में नगण्य होता है। ठीक है ना? दूरी बहुत ज्यादा होनी चाहिए, आवेश बहुत कम होनी चाहिए, तो हम उन्हें क्या कहते हैं बेटा? बिंदु आवेश कहते हैं। ठीक है? क्या कहलाते हैं बच्चों? बिंदु आवेश कहलाते हैं। तो ये छोटी सी परिभाषा, देखो परिभाषा ये एग्जाम में पूछे ना पूछे, अपने को बेटा बस पता तो होना ही चाहिए। फिर अब होता क्या है, हमने बोला कि किन्हीं भी दो आवेशों के बीच में या तो आकर्षण बल होगा या तो प्रतिकर्षण बल होगा। अगर बच्चों सजातीय आवेश रहे, कैसे आवेश रहे बेटा? सजातीय आवेश, तो उनके बीच में होगा कौन सा बल? प्रतिकर्षण बल। प्रतिकर्षण बल। और अगर रहे आपके विजातीय आवेश, यानी कि अलग अलग जात के आवेश, यानी एक धन दूसरा ऋण, विजातीय आवेश, तो बच्चों उनके बीच में होगा आकर्षण बल। और आवेशों के बीच में जो भी आकर्षण या प्रतिकर्षण बल होता है उसे बच्चों हम क्या कहते हैं? ध्यान रखने वाली बात है, स्थिर वैद्युत आकर्षण बल। सॉरी बेटा, स्थिर वैद्युत बल। तो स्थिर वैद्युत बल, ये शब्द मैं पूरे अध्याय में उपयोग में लाऊंगा, तो आप लोगों को समझ लेना है बेटा कि स्थिर वैद्युत बल है क्या। कि जब कोई भी दो आवेश विराम अवस्था में होते, इस पूरे चैप्टर में ही बेटा आवेश विराम अवस्था में रहेगा, नाम ही स्थिर वैद्युत। तो जब कोई भी दो आवेश, कोई भी दो बिंदु आवेश विराम अवस्था में होते हैं तो उनके बीच लगने वाला प्रतिकर्षण या आकर्षण बल स्थिर वैद्युत बल कहलाता है। ठीक है ना? अब ये बात मैं नोट नहीं कर रहा हूं बेटा, आप चाहो तो लिख लेना। क्या लिखोगे? कि किन्हीं भी दो बिंदु आवेश, कोई भी दो बिंदु आवेश जब विराम अवस्था में होते हैं, किसमें होते हैं बेटा? विराम अवस्था में होते हैं, तो उनके बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल स्थिर वैद्युत बल कहलाता है। ठीक है? चलिए अब कुछ अच्छी अच्छी बातें हम समझते हैं। मान के चलो बेटा, एक मेरे पास आवेश है ये, या साइड में बनाता हूं मैं चित्र। ये है मेरे पास एक आवेश Q1, कैपिटल Q भी लिख सकते हैं, स्मॉल भी लिख सकते हैं बेटा, आपकी मर्जी है। मैं कैपिटल स्मॉल लिख ले रहा हूं ना, कहीं कैपिटल भी लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ये Q1 आवेश है, बिंदु आवेश है बेटा, मतलब कि इनके बीच की जो दूरी है, दो आवेश है हमारे पास, उनके बीच की दूरी है बहुत ज्यादा है और आवेश बहुत कम है, तो ये कहलाएंगे बिंदु आवेश। तो एक बिंदु आवेश है Q1, और वहीं पर बच्चों कुछ दूरी पर, कितनी दूरी पर बेटा? R दूरी पर दूसरा आवेश है Q2। ठीक है? एक आवेश है Q1 और एक है बेटा Q2। अगर दोनों धन आवेश हैं तो पक्की बात है इनके बीच में होगा प्रतिकर्षण बल। यानी कि बेटा एक है Q1 एक है Q2, दोनों धन धन वाले हैं, तो Q2 Q1 को इस तरफ धकेलेगा और Q1 Q2 को इस तरफ धकेलेगा। मेरा कहने का मतलब क्या हुआ कि जो Q2 है वो Q1 पर बेटा बल लगाएगा इस तरफ। क्या होगा? जो Q2 है वो Q1 पर बल लगाएगा इस तरफ, और जबकि बच्चों जो Q1 है वो Q2 पर बल लगाएगा इस तरफ। कहने का मतलब क्या हुआ कि Q1 Q2 को धक्का मारेगा उधर, प्रतिकर्षित करेगा, मतलब धक्का मारेगा बेटा उधर, और Q2 Q1 को धक्का मारेगा इधर, एक दूसरे को धकेलेंगे। ठीक है ना? तो यहां पर ये एक दूसरे पर कुछ बल लगाएंगे बेटा। बल को हम लोग F से प्रदर्शित करते हैं।
अब ये दिशा बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक जनी इस तरफ धकेल रहा है, दूसरा इस तरफ धकेल रहा है, क्योंकि बेटा बल एक सदिश राशि है, इसीलिए दिशा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम इसको लिखना चाहें तो बेटा कैसे लिखते हैं देखना, Q1 पर Q2 के द्वारा लगाया गया बल हम लिखेंगे बेटा F12, और जबकि Q2 पर Q1 के द्वारा लगाया गया बल हम लिखेंगे वेक्टर F21। यहां पर बेटा F12 का मतलब क्या हुआ, F12 का मतलब हुआ Q1 पर, देखो जो पहले लिखा है ना, 1 पहले लिखा है मतलब 1 पर बल लगा, और जो बाद में लगा लिखा है उसके कारण लगा, मतलब किसके कारण लगा बेटा, Q2 के कारण। तो Q1 पर Q2 के द्वारा लगाया गया बल। अब स्थिर वैद्युत बल है बेटा, बार बार नहीं लिख रहा हूं मैं तो केवल बल लिख दे रहा हूं, आप समझ जाएंगे इस बात को कि स्थिर वैद्युत बल तो होगा ही। F21 अगर लिखा है इसका मतलब क्या हुआ, Q2 पर Q1 के कारण लगाया गया बल। F21 का मतलब क्या होगा बेटा, यहां पर Q2 पर Q1 के कारण लगाया गया बल, लगाया गया बल, ठीक है। F12 का मतलब क्या होगा बेटा, पहले आवेश पर दूसरे के कारण लगाया गया बल, और F21 मतलब क्या होगा, दूसरे आवेश पर पहले आवेश के कारण लगाया गया बल। ठीक है बेटा, इस तरीके से हम समझ सकते हैं। लेकिन क्या जरूरी है कि हमेशा ये आवेश सजातीय होंगे, मतलब धन धन होंगे, जरूरी है? बिल्कुल नहीं है बेटा। एक जनी धन भी हो सकता है, मान लो Q1 अपना धन आवेश है, तो वहीं पर बेटा Q2 हम मान लें कि ये ऋण आवेश है। अगर एक धन रहा और दूसरा ऋण रहा तो क्या होगा, चलिए देखते हैं। ये Q2 है, R दूरी पर ये एक दूसरे से रखे हुए हैं। देखो मैं डायरेक्ट कूलाम का नियम नहीं पढ़ा रहा हूं आपको पहले मैं पूरा बेस क्रिएट करके ले जा रहा हूं, ताकि कूलाम के नियम के बारे में कुछ भी आ जाए तो आपसे बनना चाहिए। ये लेक्चर पूरा देख लो, आपको बेटा कोई ना बुक देखने की जरूरत होगी ना कोई अलग से वीडियो देखने की। देखिए हमने क्या लिया कि एक है धन और एक है ऋण, एक है Q1 धन वाला और बेटा एक है -Q2 यानी कि ऋण वाला। अब क्या होगा, ये जो Q1 है और Q2 है, एक जनी धन वाला है एक जनी ऋण वाला है, मतलब बेटा ये विजातीय आवेश है और इनके बीच में आकर्षण बल कार्य करेगा। आकर्षण मतलब ये एक दूसरे को खींचेंगे, मतलब बेटा Q1 पर Q2 किस तरफ बल लगाएगा, Q1 को Q2 खींचेगा उस तरफ बल लगाएगा। बेटा देखो कैसे, ये बल जो लगेगा ये इस तरफ लगेगा, इसको हम बोलेंगे क्या, F12। देखो ना ये क्या है, इस बार Q2 है ऋण वाला, तो ये Q1 को अपनी तरफ पकड़ के खींचेगा, ठीक है ना। तो इसीलिए बेटा दिशा ये हो गई। दूसरी बात, Q1 जो है Q2 को अपनी तरफ खींचेगा, मतलब Q2 पर Q1 के कारण लगाया गया बल इस तरफ होगा बेटा, और इस बल को मैं क्या लिख रहा हूं बच्चों, F21। इस तरह से कोई भी दो बिंदु आवेश रखे होते हैं तो उनके बीच में बल लगता है, ठीक है। चलिए अब एक दो बातें और अच्छी अच्छी देखते हैं हम। मान के चलो कि ये आवेश बेटा ऐसे ना होके ये होता Q1, ये होता Q1 और इससे कुछ r दूरी पर, यहां पर कुछ r दूरी पर बेटा यहां पर होता Q2। अब बल कहां लगते, अब क्या होता बेटा बता सकते हो आप लोग कि जो Q1 है, दोनों अगर धन है तो Q2 इसको धकेलता इस तरफ और Q1 इसको धकेलता इस तरफ। समझ में आ रही बात? और देखो बेटा अगर मान के चलो Q1 इधर है धन वाला और बेटा यहां है Q2 ऋण वाला, और ये एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे हुए हैं, कुछ r दूरी पर बेटा ये एक दूसरे से रखे हुए। अब बताओ बल कहां लगता, बल लगता सर इस बार Q1 Q2 को खींचता, क्योंकि आकर्षण बल लगेगा, विपरीत आवेश है बेटा इस तरफ लगता, और Q2 Q1 को अपनी तरफ खींचता तो बल इस तरफ लगता, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या हुआ सर कि ये जो बल है, कौन सा बल बेटा, स्थिर वैद्युत आकर्षण या प्रतिकर्षण बल,
वो आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश लगेगा। मतलब इसकी दिशा फिक्स है बेटा कि रेखा जो होगी, जो इनको मिलाएगी, उसी रेखा पर लगेगा। देखो कैसे, ये इनको मिलाने वाली रेखा, बल इस तरफ, बल इस तरफ, मतलब रेखा के अनुदिश, मतलब रेखा की ही दिशा में। दिशा तो कोई भी हो सकती है, हाँ, लेकिन ये पक्का है रेखा के ऊपर ही होगी वो दिशा। यहां देखो बेटा, ये मिलाने वाली रेखा और ये बल इधर, ये बल इधर, फिर से रेखा के ऊपर है। ये मिलाने वाली रेखा के ऊपर है, ये मिलाने वाली रेखा के ऊपर है। कहने का मतलब क्या होगा बच्चों कि ये बल जो होगा, कौन सा, स्थिर वैद्युत बल, आवेशों को मिलाने वाली रेखा की दिशा में ही कार्य करता है। तो ये पॉइंट बहुत अच्छा पॉइंट है, नोट कर लेंगे बेटा। हम क्या बोलेंगे, दो आवेशों के बीच स्थिर वैद्युत बल, क्या बोलेंगे बेटा अपन, दो आवेशों के बीच। देखिए ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटी छोटी बातें। लेक्चर थोड़ा सा लंबा होता है और बेटा थोड़ा स्लो पढ़ाता हूं मैं तो बोरिंग भी, लेकिन एक बार आप थोड़ी तपस्या टाइप की करोगे ना तो आपको फिर मजा आने लगेगा, आपको सब्जेक्ट से प्यार हो जाएगा। दो आवेशों के बीच लगने वाला, लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लिखे बेटा, या हम सीधे लिख दें स्थिर वैद्युत आकर्षण बल या स्थिर वैद्युत प्रतिकर्षण बल, या बेटा हम लिख दें स्थिर वैद्युत बल। केवल बल लिखे, मतलब आकर्षण भी हो सकता है और बच्चों प्रतिकर्षण भी हो सकता है। सदैव आवेशों को, आवेशों को मिलाने वाली, मिलाने वाली रेखा के अनुदिश लगता है। मतलब बेटा रेखा की दिशा पे ही रहेगा, मतलब कि रेखा के ऊपर ही लगेगा, ये समझो इसको, है ना, अनुदिश होता है। अब रेखा के अनुदिश है, अतः यह एक केंद्रीय बल होगा। अतः यह एक कैसा बल है बच्चों, केंद्रीय बल है, केंद्रीय बल है। ठीक है, तो ये बातें अपने को पता होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, छोटी छोटी बातें लेकिन बड़ी काम की। तीसरी बात, अगली बात देखो। अब भैया यहां पर हम देख सकते हैं Q1 ने Q2 पर कुछ बल लगाया है बेटा, Q2 ने Q1 पर कुछ बल लगाया। दोनों में से कौन किस पर ज्यादा बल लगाएगा, कौन किस पर कम बल लगाएगा, तो ये बात तो बेटा हम कूलाम के नियम से समझ भी लेंगे। लेकिन अभी आप समझ लो कि दोनों आवेश एक दूसरे पर बराबर बल लगाते हैं। क्या बोल रहा हूं बच्चों में, कि दोनों आवेशों के द्वारा, आवेशों के द्वारा, द्वारा एक दूसरे पर, एक दूसरे पर लगाया गया, लगाया गया स्थिर वैद्युत बल, या सीधे बेटा अब तो मैं बल लिख दे रहा हूं, आप समझदार हो, है ना, लगाया गया बल का परिमाण, एक दूसरे पर लगाए गए बल का परिमाण सदैव बराबर होता है, सदैव बराबर होता है। ठीक है बेटा, मतलब कहने का क्या हुआ कि Q1 Q2 पर जितना बल लगाएगा, Q2 Q1 पर उतना ही बल लगाएगा। क्या दिशा के बारे में कुछ देख सकते हैं बेटा, हम बिल्कुल देख सकते हैं। इसने इस पर बल लगाया उस तरफ, ठीक है बेटा, Q1 ने Q2 पर बल लगाया इधर, तो Q2 ने Q1 पर बल लगाया इधर। मतलब कहने का क्या हुआ, एक जनी बल इधर लगा रहा है तो दूसरा इधर लगाएगा बेटा। अगर आकर्षण हो रहा था तो एक अगर इधर खींच रहा था, दूसरा इधर खींचेगा। यानी कहने का मतलब एक बल इधर है तो दूसरे के द्वारा लगाया गया बल इधर है, यानी कि इनकी दिशाएं विपरीत है, या तो ऐसी विपरीत है या तो ऐसी विपरीत है। ठीक है बेटा, तो बराबर भी होता है एवं विपरीत होता है। ठीक है, बराबर एवं विपरीत होता है। अब इस बात को हम कैसे लिखेंगे, गणितीय रूप में लिखना चाहते हैं बेटा, तो हम बोलेंगे कि परिमाण बराबर है। परिमाण के लिए बेटा ये चिन्ह लगाता हूं मैं मॉड का। ये मॉड मतलब क्या है, परिमाण, मतलब ये वैल्यू को दिखाता है, इसमें दिशा से कोई मतलब नहीं है ना। परिमाण बराबर है किस किस का, F12 और F
F21 का। ठीक है बेटा, F12 और F21 का परिमाण बराबर है। हाँ, लेकिन दिशा विपरीत है बेटा, दिशा विपरीत है। इसका मतलब क्या होगा कि अगर मैं मोड नहीं लिख रहा हूं, अगर मैंने मोड नहीं बनाया है, तो मुझे ये लिखना चाहिए बेटा कि वेक्टर F1 बराबर माइनस वेक्टर F21, वेक्टर F12 बराबर माइनस वेक्टर F21। इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि ये जो बल लग रहे हैं, दोनों आवेश एक दूसरे पर जो स्थिर वैद्युत बल लगाते हैं, वे बराबर किंतु विपरीत, ये ऋण का चिन्ह क्या बता रहा है कि इनकी दिशाएं विपरीत है ना। तो ये बता रहा है बेटा कि ये दोनों बल समान तथा विपरीत होते हैं। हालांकि पहले भी लिख दिए अपन ने, एक बार और लिख लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं बेटा। ये बता रहा है कि ये बल कैसे हैं, समान किंतु विपरीत। ठीक है, अब दो बल बेटा समान तथा विपरीत है, मतलब ये तो क्रिया प्रतिक्रिया युग्म बन गया, एक्शन रिएक्शन पेयर। कैसे सर, हमने पढ़ा है बेटा, याद करो आप, आपने न्यूटन की गतिगत प्रति नियम पढ़ा था। वहां पर बेटा हमने पढ़ा था प्रत्येक क्रिया के विपरीत एवं बराबर एक प्रतिक्रिया होती, और क्रिया प्रतिक्रिया बल वहां पर हमने पढ़ा था। तो क्योंकि Q1 और Q2 के द्वारा एक दूसरे पर लगाया गया बल बराबर एवं विपरीत है, इसका मतलब है कि बेटा यह एक क्रिया प्रतिक्रिया युग्म बनाएंगे, है ना। तो ये जो बल है बेटा, हम बोलेंगे कि ये बल जो है कैसे है बेटा, क्रिया प्रतिक्रिया युग्म बनाते हैं। भाई जब दो बल समान किंतु विपरीत हो तभी तो क्रिया प्रतिक्रिया युग्म बनता है बेटा। जितना बल मैं दीवार पे लगाऊं उतना ही बल दीवार मुझ पे लगाए, अभी तो क्रिया प्रतिक्रिया युग्म बनेगा। तो वैसे ही बेटा जितना बल Q1 ने Q2 पर लगाया उसकी विपरीत दिशा में उतना ही बल Q2 ने Q1 पर लगाया, मतलब कि ये बल क्या बना रहा है बेटा, क्रिया प्रतिक्रिया युग्म बनाते हैं। बहुत अच्छी बात है बेटा, याद रखने लायक है। ठीक है, एक और बात देखो, अभी तो मैंने कूलम का नियम शुरू भी नहीं किया, अभी तो केवल मैं उस बल की बात कर रहा हूं, किस बल की, स्थिर वैद्युत बल की। दूसरी बात यह है बेटा कि ये जो बल है दो आवेशों पर एक दूसरे के द्वारा लगाया गया आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, यानी कि बच्चों स्थिर वैद्युत बल, ये संरक्षी बल है। संरक्षी कहने का मतलब क्या होगा यहां पर कि यह बल, इस बल के द्वारा किया गया कार्य सदैव संरक्षित होता है, यानी कि वेस्ट नहीं जाता कार्य। जैसे बेटा मान लो हमने देखा था 11वीं में कि गुरुत्वीय बल आपका संरक्षी बल था। क्यों सर, क्योंकि जब आप किसी पिंड को h ऊंचाई ऊपर ले जाते हो तो आपके द्वारा किया गया कार्य नष्ट नहीं होता, बल्कि जैसे ही बेटा इसको आप छोड़ोगे तो ये नीचे आ जाएगा। यानी कि बल के द्वारा, संरक्षी बल के द्वारा किया गया कार्य कभी भी नष्ट नहीं होता, व्यर्थ नहीं होता, ये बेटा हमेशा संरक्षित रहता है। तो इसीलिए यह बल भी एक संरक्षी बल है। तो ध्यान रखें बेटा कि जो स्थिर वैद्युत बल है, स्थिर वैद्युत बल मतलब आप समझ गए होंगे आवेशों के बीच जो लग रहा है बेटा, एक संरक्षी बल होता है। ठीक है ना, संरक्षी बल होता है। अब बेटा संरक्षी बल है मतलब पक्की बात है कि इसके लिए हम स्थितिज ऊर्जा परिभाषित करेंगे। तो संरक्षी बल होता है, अतः इसके लिए कौन सी ऊर्जा बेटा, स्थितिज ऊर्जा परिभाषित होती है। स्थितिज ऊर्जा परिभाषित होती है। भाई देखो, स्थितिज ऊर्जा केवल उन्हीं बलों के लिए परिभाषित होती है जो संरक्षी है। जैसे बेटा आप अगर फिजिक्स में देखोगे तो तीन बल खास करके आपको याद रखना पड़ेगा। एक गुरुत्वीय बल है जिसमें स्थितिज ऊर्जा होती है, हमने पढ़े mgh। दूसरा बेटा स्प्रिंग पर लगाया गया बल, ये भी एक संरक्षी बल है। आप स्प्रिंग पर जो बल लगाते हैं उस बल के द्वारा किया गया कार्य व्यर्थ नहीं होता, जैसे ही आप स्प्रिंग को छोड़ते हैं वो वापस अपनी स्थिति में आ जाता है। तो इसीलिए यह भी एक संरक्षी बल। वैसे ही बेटा स्थिर वैद्युत बल भी एक संरक्षी बल है, यानी कि इसके लिए स्थितिज ऊर्जा परिभाषित होती है। तो आगे चल के हम देखेंगे कि इन आवेशों के बीच में लगने वाले बल के कारण जो स्थितिज ऊर्जा होगी वो कितनी होगी, वो आगे चल के देखेंगे बेटा, है ना।
चलिए, तो इस तरह से हमने बहुत सारी बातें कर ली। अब बेटा आते हैं अपन मुद्दे की बात पर, कूलाम के नियम को समझते हैं। तो जो कूलाम चचा थे बेटा, उन्होंने क्या किया, एक नियम दिया। उन्होंने दो आवेश लिए, उनको अलग अलग दूरी पर रख के देखा, और बेटा उससे उनके बीच में जो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल परिवर्तित हो रहा था, और ऐसे ही आवेशों को भी उन्होंने समान दूरी पर आवेश बदल बदल के देखे। मतलब जैसे पहले बेटा मान लो दो कूलाम लिया, दूसरी तरफ भी दो कूलाम लिया, एक दूरी पर रखे, फिर उतनी ही दूरी पर तीन तीन कूलाम रखे, चार चार कूलाम रखे। तो किस तरह से बल का परिमाण बदल रहा था। परिमाण बोल रहा हूं मतलब आप समझ गए होंगे बेटा, फिलहाल मैं दिशा की कोई बात नहीं करूंगा, केवल परिमाण की बात करूंगा। तो इन्होंने बोला, पहली बात सुनना ध्यान से, मान के चलो बेटा आपके पास एक आवेश है Q1, एक कौन है बेटा मेरे पास, Q1 है, और इससे कुछ R दूरी पर, ठीक है ना बेटा, कितनी दूरी पर, R दूरी पर एक दूसरा बिंदु आवेश रखा हुआ है Q2। अब भाई देखो, कहीं मैं बिंदु आवेश ना भी लिखूं तो आप समझदार हो कि पूरे टॉपिक में मैं बिंदु आवेश की ही बात कर रहा हूं, क्योंकि हमने पहले ही बोल दिया कि यह नियम केवल बिंदु आवेशों के लिए लागू होगा। आर दूरी पर ये रखे हुए हैं, तो इनने क्या किया, इस आर दूरी पर अलग अलग आवेश उठा उठा के लाया बेटा। तो इसने देखा कि जैसे जैसे आवेश बढ़ाएंगे, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल बढ़ता जाएगा। कैसे बेटा, अगर एक एक कूलाम के आवेश कुछ दूरी पर है तो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल कम होगा, दो दो कूलाम होंगे तो ज्यादा होगा, तीन तीन कूलाम ज्यादा, चार चार कूलाम ज्यादा। जैसे जैसे आवेश बढ़ा रहे हो आप, वैसे वैसे इनके बीच में जो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल है बेटा वो बढ़ता चला जाएगा। अगर धन धन है तो प्रतिकर्षण बढ़ता चला जाएगा, अगर धन और ऋण है तो आकर्षण बढ़ता चला जाएगा। तो इस नियम के अनुसार, चलिए बेटा अब हम लिखते हैं। अब हेडिंग एक बार फिर से डाल लें आप लोग, क्योंकि अब मेन नियम की बात कर रहे हैं हम। तो हेडिंग क्या होगी बेटा, कूलाम का नियम। तो लिखेंगे अपन इस नियम को। इस नियम के अनुसार देखो, बोर्ड परीक्षा में तो बेटा पूरा लिख के आना पड़ता है आपको, सिस्टमेटिक है ना। के अनुसार क्या होगा, किन्हीं दो बिंदु आवेशों, बिंदु आवेशों, ध्यान रखना बेटा केवल बिंदु आवेश की बात करेगा कूलाम का नियम। इन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला, लगने वाला या तो बेटा लिखो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, लेकिन बच्चों हम लिखेंगे इसको स्थिर वैद्युत बल। स्थिर वैद्युत बल कैसा होता है बेटा, इसके बारे में क्या बोलेंगे। लगने वाला स्थिर वैद्युत बल आवेशों के परिमाण, परिमाण मतलब बेटा वैल्यू, मतलब कि आपको यहां पर केवल परिमाण से मतलब होगा, दिशा से कोई मतलब नहीं, चिन्ह से कोई मतलब नहीं। धन का भी हो तो भी धन मिलेंगे, ऋण का हो तो भी धन मिलेंगे, मतलब केवल मुझे वैल्यू चाहिए, चिन्ह नहीं चाहिए, है ना। तो आवेशों के परिमाण, आवेशों के परिमाणों के गुणनफल, आवेशों के परिमाणों के गुणनफल मतलब बेटा आवेशों का परिमाण जितना ज्यादा, चिन्ह छोड़ दो अभी, है ना, चिन्ह की बात कब करेंगे वो आगे चल के देखेंगे। गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, या तो बेटा समानुपाती लिख लो आप, या अनुक्रमानुपाती, तथा तथा क्या लिखेंगे बेटा, देखो अब आप भी जानते हो कि भाई दो लोग जैसे जैसे एक दूसरे से दूर होते हैं तो उनके बीच में जो बेटा आकर्षण या प्रतिकर्षण होता है वो घटता जाता है। आपका कोई दोस्त है बेटा, फेवरेट दोस्त है, अभी आपके साथ पढ़ रहा है, लेकिन जैसे जैसे आप लोग एक दूसरे से दूर जाओगे, आप किसी और कॉलेज में होगे, वो किसी और कॉलेज में होगा, तो आपको आप लोगों का जो कनेक्शन है धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। फिर आप किसी और शहर में रहोगे, वो किसी और शहर में रहेगा, हो सकता है आप किसी और देश में रहोगे, वो किसी और देश में रहेगा, तो अपने आप दोस्ती थोड़ी सी कम होती चली जाएगी, ठीक है ना। हालांकि इंसानों में क्या है, ये तो बेटा डिपेंड करता है, कई बार तो 10-10 साल पुरानी दोस्ती जो एक दूसरे से बहुत दूर है वो भी बहुत अच्छी रहती है, कई बार बाजू वाले से भी झगड़े हो जाते हैं, लेकिन आवेश में ऐसा नहीं। तथा मतलब मेरा कहने का यह है, जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी बल घटेगा,
यानी कि बेटा इसने बोला कि तथा आवेशों के बीच की दूरी, आवेशों के बीच की दूरी, आवेशों के बीच की दूरी, लेकिन बेटा केवल दूरी नहीं, दूरी का वर्ग लेना है आपको। अब ऐसा क्यों है, वर्ग क्यों ले रहा है, मैं आगे चल के बताता हूं आपको कि वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, कैसा बेटा, व्युत्क्रमानुपाती होता है। चलिए आई बात समझ में, ये था बेटा नियम। क्या बोला एक बार फिर से सुनिए, किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला, किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, मतलब बेटा स्थिर वैद्युत बल, उन आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। चलिए अब इस बात को अपन फिर से समझते हैं बेटा। देखिए ये सेम बात है, इसको मैं इस चित्र को उठा करके बेटा अपन ले आ रहे हैं इधर, है ना, और करते हैं अब इसके बारे में कुछ बात। देखो बल क्या होगा, बल के बारे में तो मैं ऑलरेडी बहुत सारी बातें आपको बता चुका हूं बेटा। आपको पता है कि Q1 Q2 के बीच में बल लगेगा, Q2 Q1 को धकेलेगा इस तरफ और Q1 Q2 को धकेलेगा इस तरफ। बेटा हमने नाम भी दे चुके हैं, इस पर लगने वाला बल होगा वेक्टर F12 और इस पर लगने वाला बल होगा वेक्टर F21। हम ये बोल रहे हैं कि ये जो F है, अब वेक्टर नहीं लगा रहा बेटा क्योंकि मुझे बल का परिमाण चाहिए, परिमाण अकेला चाहिए। या तो बेटा मैं ऐसा लिखूं या तो फिर भाड़ में जाने दो यार इतना, आप तो सीधे लिख दो F। F मतलब कि बल का परिमाण। ये बात भी ध्यान दें, अपन थोड़ा सा बेटा यहां पर और अच्छा कर सकते हैं। क्या लिखेंगे, स्थिर वैद्युत बल का परिमाण लिख लो बेटा यहां पर, है ना। लिखना नहीं भी लिखोगे तो ऐसा कोई नहीं यार, इतना कोई बारीकी वाली बात नहीं है, लेकिन अच्छा लगता है ना। तो F समानुपाती होगा किसके, आवेशों के परिमाण के गुणनफल के। परिमाण मतलब ध्यान से सुनो बेटा, किसका परिमाण, आवेशों का परिमाण, मतलब Q1 का परिमाण गुणित Q2 का परिमाण। मतलब परिमाण मतलब क्या सर, मतलब बेटा यहां चिन्ह से मुझे कोई मतलब नहीं है, दोनों धन हो ऋण हो वो अलग बात है। हाँ धन धन होंगे तो प्रतिकर्षण, ऋण ऋण होंगे तो प्रतिकर्षण, और धन ऋण होंगे तो आकर्षण। लेकिन फिलहाल केवल परिमाण, आकर्षण या प्रतिकर्षण ये नहीं बता रहे हम केवल बताना चाह रहे हैं कि बल का परिमाण कितना होगा, बल कितना ज्यादा लगेगा या कम लगेगा। चलिए दूसरी बात, अच्छा इसको फिर चाहे तो बेटा हम ऐसे भी लिख सकते हैं, परिमाण अकेला लिखना है तो बाहर निकालोगे तो ये भी धन में आएगा गुणित Q2। अब इसको बेटा मैं क्या कर रहा हूं, दूसरा जो आगे बोल रहा है दूरी के वर्ग, दूरी कितनी बेटा दोनों के बीच की, R के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। अब बेटा कई बार बच्चे मुझसे ये पूछते हैं कि सर दूरी के व्युत्क्रमानुपाती बोलो चाहे दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती बोलो, बात तो एक ही होगी। ये बेटा एक ही बात नहीं होगी। हाँ अगर आपको यह लगता है कि व्युत्क्रमानुपाती का मतलब है एक को बढ़ाने से दूसरे का घटना, नहीं बेटा ऐसा मतलब नहीं है। इसका एक्चुअल मतलब है कि एक को बढ़ाने से दूसरे का उसी अनुपात में घटना। मतलब सर, मतलब अगर मैं एक को 2 गुना करूं तो दूसरा आधा हो जाए, एक को 3 गुना करूं तो दूसरा कितना हो जाए बेटा, 1/9 गुना हो जाए। अगर मैं एक को मान के चलो सॉरी 1/3 गुना, अगर मैं एक को करूं 4 गुना तो वो हो जाए 1/4 गुना। फिर से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, अगर हमने दूरी को, क्या हुआ, ये एक प्रायोगिक नियम है बेटा, मतलब कूलम भैया ने अलग अलग प्रयोग करके देखे और दूरी को अलग अलग तरीके से परिवर्तित करे। तो इन्होंने देखे कि अगर केवल दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता तो अगर मैं दूरी को 2 गुना करता तो ये हो जाना था, बल कितना हो जाना था बेटा, आधा हो जाना था। दूरी को 3 गुनी करता तो बल हो जाता कितना, 1/3 गुना। दूरी को 4 गुनी करता तो बल हो जाना था 1/4 गुना। तो हम बोलते कि दूरी के व्युत्क्रमानुपाती। लेकिन इन्होंने देखा कि जैसे दूरी हमने 2 गुनी करे, बल तो भैया सीधे सीधे 1/4 गुना हो गया, ठीक है, 1/4 हो गया। फिर दूरी को 3 गुनी करे तो बल 1/9 हो गया। दूरी को 4 गुना करे 1/16 हो गया। मतलब कि वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। आई होप आपको समझ में आ गया होगा बेटा, है ना। चलिए
ये जो है दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती वाली बात, इसको बेटा हम अलग से भी नाम देते हैं, इसको हम बोलते हैं व्युत्क्रम वर्ग नियम। अगर आपको बोर्ड परीक्षा में केवल बोलता है कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग नियम बताइए, तो बेटा फिर ये लिखने की जरूरत नहीं, केवल इससे काम चल जाए। आप बोल दोगे किन्हीं भी दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण स्थिर वैद्युत बल उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इसे हम बोलते हैं व्युत्क्रम वर्ग नियम। ठीक है बेटा, बढ़िया है। चलिए अब इन दोनों बातों को हम मिला जुला के लिखते हैं। क्या लिखें बेटा? एफ अनुपात का चिन्ह लगाए समानुपाती का, ऊपर तो आएगा सर Q1 गुणित Q2 बटे में आ जाएगा R का वर्ग। बढ़िया है बेटा, यही है आपका कूलाम का नियम। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब इसमें एक आगे बढ़ने के लिए हमें बराबर में बदलना पड़ेगा बेटा, और जब हम अनुपात के चिन्ह को समानुपाती के चिन्ह को बराबर में बदलते हैं तो इसमें बेटा हमें लगाना पड़ता है एक नियतांक। तो हमने एक नियतांक लगाया k। क्या लगाया बच्चों मैंने? नियतांक k। बहुत अच्छी अच्छी बातें चल रही बेटा, ध्यान से समझते चलो। यही हो गया आपका कूलाम का नियम। यहां पर बेटा जो k है इसकी बात अलग से करनी पड़ेगी हमें, बहुत इंपॉर्टेंट है। k को हम क्या कहते हैं? स्थिर विद्युत नियतांक। क्या बोलेंगे बेटा? इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, मतलब स्थिर वैद्युत नियतांक। ये यहां क्या कहलाएगा बच्चों? स्थिर वैद्युत नियतांक। ठीक है, और के का मान जो है, के का जो मान है बेटा, ये कुछ बातों पर निर्भर करेगा। पहला ये निर्भर करेगा कि एफ आर Q1 और Q2 की इकाई क्या थी, मतलब एफ का मान, सॉरी के का मान किस किस पर बेटा? बल, आवेश तथा उनकी दूरी, तथा दूरी पर, सॉरी दूरी की इकाई पर निर्भर करता है, की इकाई पर। जैसे बेटा हम SI इकाई लेंगे तो बल के लिए लेंगे क्या? न्यूटन। आवेश के लिए लेंगे क्या? कूलाम। और दूरी के लिए क्या लेंगे हम? मीटर। तो के का कुछ मान हमें मिलेगा। लेकिन अगर हम बल की इकाई बेटा न्यूटन ना लेकर के डायल ले लें, CGS इकाई ले लें, आवेश की कूलाम ना लेके ESU स्थैत कूलाम ले लें, और बेटा आर की मीटर ना लेके सेंटीमीटर ले लें, तो के का मान बदल जाएगा। तो इन इकाइयों पर, है ना, दूरी की इकाइयों पर, तथा एक और बात पर यह निर्भर करेगा कि जो आवेश रखे हैं उनके बीच में माध्यम क्या है। मतलब बेटा ऐसे नॉर्मली आवेश रखे, बीच में क्या है? हवा है, वायु या निर्वात है बेटा। लेकिन हो सकता है मैं दोनों आवेशों को पानी के अंदर रख दूं, दोनों आवेशों को कांच के अंदर रख दूं, तो मतलब माध्यम तो मैं बदलूंगा। तो माध्यम जैसे जैसे बदलेंगे बेटा, तो के का मान भी वैसे वैसे बदलेगा। तो हम बोलेंगे इकाइयों पर, तथा तथा किस पर बेटा? माध्यम पर, आवेशों के माध्यम पर निर्भर करता है, आवेशों के माध्यम पर निर्भर करता है, पर निर्भर करता है। तो आपको के बारे में थोड़ी और जानकारी होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं बेटा के बारे में कुछ और बातें करते हैं। सबसे पहले हम देखना चाहते हैं के की इकाई क्या होगी। सर इकाई देख लेते हैं और इसका देख लेते हैं हम विमीय सूत्र। तो देखो बेटा, के की इकाई निकालने के लिए हम देखते हैं के बराबर क्या लिखें बेटा हम? के बराबर, के का सूत्र बनाओ, ये आर यहां आ जाएगा मतलब एफ, ये आर का वर्ग यहां आ जाएगा बेटा, बटे में आ जाएगा Q1 Q2। अब मैं चाह रहा हूं के की इकाई बनाना। कौन सी इकाई बना रहा हूं बच्चों में? SI इकाई, है ना। CGS की जरूरत कभी नहीं पड़ेगी, पूछा तो बेटा ज्यादा से ज्यादा SI ही पूछेगा। F की SI इकाई बल की कितनी क्या होती है बेटा? न्यूटन होती है सर। R मतलब दूरी, दूरी की क्या होती है बेटा? मीटर। R का वर्ग है तो मीटर का भी वर्ग आएगा। Q1 Q2 मतलब बेटा आवेश है, कूलाम गुणित कूलाम मतलब कूलाम का वर्ग। तो यहां से बेटा के की इकाई जो बनती है वो क्या बनती है? SI इकाई। देखिए न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। या बच्चों इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, न्यूटन
मीटर स्क्वायर कूलाम की घात ऋण 2 लिख दो बेटा, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलाम इनवर्स स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से ये बनती है के की इकाई। क्या हम इसका विमीय सूत्र भी लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं बेटा। ये सब तो अपन ने 11वीं में बहुत अच्छे से ऑलरेडी सीख करके आए हैं। के का विमीय सूत्र, विमीय सूत्र देखते चलो बेटा, बहुत अच्छी अच्छी बातें हो रही है ना। हालांकि जब आप लिख रहे हो नोट्स में तो यहां तक लिखना, फिर ये पूरी बातें बेटा साइड में लिखना है ना, और फिर कंटिन्यू अभी मैं जो करूंगा उसको लाएंगे अपन। तो हम क्या बोल रहे हैं, के का विमीय सूत्र क्या होगा बेटा, देखो के बराबर एफ आर स्क्वायर बटे Q1 गुणित Q2। एफ मतलब बेटा फोर्स यानी कि बल, बल का विमीय सूत्र क्या होता है, एम एल टी माइनस 2। बल का क्या होता है बेटा, एम एल टी माइनस 2। आर मतलब दूरी, दूरी का क्या होगा बेटा, एल, लेकिन वर्ग लगा है तो यहां भी वर्ग लगाएंगे हम। Q1 Q2, Q1 Q2 क्या है बेटा, आवेश, और आवेश के लिए तो विमीय सूत्र होता है आई टी, या बच्चों हम एटी भी लिख सकते हैं। हम आई करके बना ले रहे हैं, फिर उसकी जगह पे ए को भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब बनेगा क्या यहां से, देखिए एम तो बेटा एक ही बार है और कहीं एम है नहीं, तो एम अकेला लिख दो या एम वन भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। एल देखो आप एक और 2 बार ये है मतलब कि 3, और कहीं एल नहीं है, तो एल हो गया बेटा 3, एम एल 3। अब टी देखो आप, टी माइनस 2 है, और बेटा नीचे वाला एक टी और नीचे वाला एक और टी, 2 हो गए। 2 जब ऊपर जाएगा तो ऋण 2 हो जाएगा बेटा, ऋण 2 और ऋण 2 ऋण 4 हो जाएगा। आई होप समझ में आ गया होगा आपको। तो टी आ जाएगा क्या बच्चों, ऋण 4, और आई एक आई 2 आई, ऊपर जाएंगे तो 2 आई की घात 2 तो है बेटा, लेकिन ऊपर जाने पर ऋण हो जाएगी। तो ये आ गया इसका विमीय सूत्र। इस विमीय सूत्र को बेटा हम ऐसा भी लिख सकते हैं, एम एल 3 टी माइनस 4 आई की जगह ए लिख सकते हैं, है ना। तो ये हो गया क्या, के का, यानी कि बेटा स्थिर वैद्युत नियतांक का या स्थिर वैद्युत स्थिरांक का विमीय सूत्र, और उसकी हो गई इकाई। ठीक है, चलिए बेटा, तो कूलाम के नियम में हमने अभी तक क्या समझा, एक बार देख लेते हैं। हमने समझा कि ये जो बल होगा F बराबर, बल का परिमाण, कौन सा बल, स्थिर विद्युत बल, आकर्षण या प्रतिकर्षण, क्या होगा बेटा, K Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। और ये बात बच्चों में बार बार आपको बता रहा हूं कि यहां पर Q1 और Q2 जो आप रखोगे बिना चिन्ह के रखोगे, मतलब उनका परिमाण से मतलब है, ध्यान रखना। न्यूमेरिकल जब आप करोगे तो Q1 और Q2 का चिन्ह नहीं चाहिए बेटा, आपको केवल उसका परिमाण चाहिए, है ना। तो Q1 Q2 बिना चिन्ह के रखे जाते हैं, ये आप साइड में लिख लें ताकि न्यूमेरिकल में ये गलती आप ना करें, बिना चिन्ह के रखे जाते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं कि सर ये के का मान होगा कितना। तो हमने तो बोला बेटा कि ये बल की इकाई पर, आवेश की इकाई पर, दूरी की इकाई पर निर्भर करेगा। बढ़िया है यार, ये माध्यम पर भी निर्भर करेगा। तो माध्यम के आधार पर इसको मैं 2 भागों में पढ़ सकता हूं। पहला बेटा कि यदि मेरा माध्यम वायु या निर्वात है, निर्वात आप समझते हो जहां वायु भी ना हो उसको वैक्यूम या निर्वात कहते हैं ना, तो वायु या निर्वात के लिए तो पहला माध्यम बेटा मैं क्या लिखूंगा, वायु या निर्वात के लिए। ठीक है, पहला माध्यम हम वायु या निर्वात लेंगे, और जबकि दूसरी तरफ बेटा हम लेंगे वायु या निर्वात को छोड़ के और कोई माध्यम हो, मतलब कि अन्य माध्यम पर, अन्य माध्यम। अन्य माध्यम बोल रहा हूं मतलब बेटा जल हो सकता है, कांच हो सकता है, या धातु हो सकती है, ऐसा कोई भी और माध्यम हो सकता है वायु और निर्वात को छोड़ के। तो 2 तरीके से अब मैं से पढ़ने जा रहा हूं, ध्यान से देखिए बेटा, बहुत अच्छी अच्छी बातें करूंगा मैं आपसे। तो देखिए के का जो मान है बेटा वायु या निर्वात के लिए होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्या पढ़ रहा हूं बेटा मैं, के की जगह लिखूंगा, अगर वायु या निर्वात है तो के का मान लिखूंगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है बेटा, यहां पर बच्चों जो एप्सिलॉन नॉट है इसे हम कहते हैं वायु
या निर्वात, या बेटा कभी कभी रिक्त स्थान भी बोल सकते हो आप, है ना, कि विद्युतशीलता, विद्युतशीलता, या बच्चों कभी कभी इसे हम पारगम्यता भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पारगम्यता। ठीक है, इसको बेटा अंग्रेजी में परमिटिविटी कहते हैं। तो ये एप्सिलॉन नोट पढ़ना बेटा। क्या बोल रहा हूं मैं? इसको एप्सिलॉन जीरो नीचे लगा मतलब नोट। ये नोट बता रहा है कि ये नोट क्या बता रहा है? ये नोट सर हमें चीख चीख करके बता रहा है कि माध्यम क्या है, वायु या निर्वात है। ठीक है बेटा, तो ये वायु या निर्वात के लिए हमने देखा। अब वायु या निर्वात के लिए जब हमने के का मान निकाला बच्चों, तो ये मान आता है, याद रखने लायक वैल्यू है, 9 गुणित 10 की घात 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। ये बेटा इकाई हमने अब भी निकाले थे, वही है ना, के की इकाई न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। तो ये होता है बेटा के का मान। कब? लेकिन वायु या निर्वात के लिए, है ना। के का ये जो मान है बच्चों कब होगा? वायु या निर्वात के लिए। अच्छा, इसको मैं सही से सेट कर दे रहा हूं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है बेटा, याद रखने लायक है कि वायु या निर्वात के लिए के का मान, स्थिर विद्युत नियतांक का मान क्या होता है? 9 गुणित 10 की घात 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, प्रति कूलाम स्क्वायर। ठीक है बेटा, चलिए अब क्या हम यहां से एप्सिलॉन नोट का मान निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं बेटा। देखिए के बराबर क्या बोला मैंने? 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट। तो यहां से अगर मैं एप्सिलॉन नोट का मान लिखना चाहूं, इसको उठा के यहां लाऊं बेटा, इसको उठा के यहां लाऊं, के नीचे चला जाएगा, 1/4 पाई के। अब बेटा 1/4 पाई के, 1/4 पाई, पाई कितना होता है? 3.14, या बेटा 22/7। और के कितना होता है? ये लिखा है बेटा मान 9 गुणित 10 की घात 9, ये हो गया। ठीक है, अच्छा एप्सिलॉन नोट की इकाई और विमीय सूत्र भी हम अभी निकालेंगे, देखते हैं बेटा, है ना। इकाई और विमीय सूत्र अब भी निकाल के यहां रख देंगे। तो एप्सिलॉन नोट बराबर बेटा, ये वैल्यू मैं बता रहा हूं, आप कोशिश करें रट जाए तो बड़ी अच्छी बात होगी। ये होती है 8.85 गुणित 10 की घात -12। इकाई क्या होगी बेटा? कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। कहां से आई इकाई मैं बता रहा हूं बेटा अभी। आप तो फिलहाल ये मान ध्यान रखें, और बिल्कुल बेटा किसी भी परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है कि वायु या निर्वात की विद्युतशीलता कितनी होती है, तो ये वैल्यू रट लो, 8.85 गुणित 10 की घात -12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब ये कैसे आई, चलिए देखते हैं। एक तरफ से हम एक एक करके दोनों को देख रहे हैं बेटा कि वायु या निर्वात, आगे चल के देखेंगे अन्य माध्यम, है ना। तो हम बोलेंगे एप्सिलॉन नोट की इकाई, कोई बड़ी बात नहीं है मेरे बच्चों, आप लोग भी निकाल लोगे इकाई। आपने क्या बोले? के बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट। ठीक है, अब यहां पर ये एप्सिलॉन नोट जो है यहां ला रहा हूं बेटा उठा के मैं, 1/4 पाई। अब देख बेटा 1/4, 4 की तो कोई इकाई नहीं होती बेटा, ये तो अचर राशि। पाई, पाई तो एक नियतांक है, इसके भी कोई इकाई नहीं है। के की इकाई क्या है? अब भी लिखे थे बेटा अपन ने, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। अब इसको ऊपर ले जाऊंगा मैं, तो एप्सिलॉन नोट की इकाई क्या बन जाएगी बेटा? ये हो जाएगी कूलाम स्क्वायर, पहले आ जाएगा बेटा ऊपर जाने पर, है ना, प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। या बच्चों आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, कूलाम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर इनवर्स स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये हो गई एप्सिलॉन नोट की इकाई, ये हो गया एप्सिलॉन नोट का मान, और ये हो गया बेटा वायु या निर्वात के लिए के की वैल्यू। अब और सुनो बेटा, एप्सिलॉन नोट का विमीय सूत्र और निकाल ले तो मजा जाए, है ना। एप्सिलॉन नोट का विमीय सूत्र, चलिए देखते हैं क्या होगा। हमने बोले के बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, मतलब बेटा एप्सिलॉन नोट बराबर 1/4 पाई के। हाँ, इकाई बेटा 1/4 की तो कोई इकाई नहीं, पाई की भी नहीं। के की इकाई क्या है? न्यूटन, नहीं सॉरी बेटा, इकाई नहीं, विमीय सूत्र है ना। तो के का विमीय सूत्र क्या हमने अब भी निकाले थे बेटा?
आपको ध्यान होना चाहिए, ये हमने निकाला था ML3T-4A-2। क्या लिखे थे बेटा अपन ने? ML3T-4A-2। ठीक है, ये हमने मान रख दिए। देखो मैं मन से कुछ भी नहीं कर रहा हूं, हर चीज कहां से आ रही है आपको रिलेट करके बता रहा हूं। ये क्या हो जाएगा बेटा? देखो m ऊपर जाएगा तो m-1 L-3 T4 A की पावर 2 हो जाएगी। ये बन गया बेटा। अब a की जगह चाहो तो आप i भी लिख सकते हो बेटा। किसी किताब में अगर i मिल जाए तो घबराने की बात नहीं है, हम जानते हैं ये बात है ना कि धारा के लिए a या तो फिर बेटा i, दोनों में से हम कुछ भी लिख सकते हैं। ये हो गया एप्सिलॉन नॉट का विमीय सूत्र। एक बार फिर से चलते हैं। देखो कूलॉम का नियम हमने पढ़ लिया बेटा, क्या होता है? F बराबर K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। वायु या निर्वात के लिए K का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहां पर बेटा एप्सिलॉन नॉट जो है वायु या निर्वात की विद्युतशीलता या पारगम्यता होती है। इसका मान होता है 9 × 10⁹ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर। और यहां से हमने एप्सिलॉन नॉट का मान, उसकी इकाई और बेटा उसका विमीय सूत्र भी निकाल लिया। इतना काम आपको आना चाहिए। अब कुल मिलाकर के बेटा फाइनल रिजल्ट में चले अगर, तो वायु या निर्वात के लिए F बराबर क्या होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुणित Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। ये बन जाएगा बेटा। K की जगह हम क्या रख देंगे? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। बढ़िया है बेटा, बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं अपन। चलिए ये तो हो गया वायु या निर्वात के लिए। अब आते हैं बेटा अन्य माध्यम के लिए, कि अगर वायु या निर्वात को छोड़ के कोई और माध्यम रहा सर तो क्या करेंगे? फिर बेटा हम K का मान रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अगर लगा है मतलब वायु या निर्वात है बेटा, नॉट नहीं, वो छोटा सा जीरो जो लगाया था मैंने, अगर वो नहीं लगा है तो ये अन्य माध्यम के लिए। ठीक है, तो एप्सिलॉन क्या कहलाएगा? यहां पर एप्सिलॉन कहलाएगा बेटा माध्यम, जो भी माध्यम है, जल है और बेटा कांच है, धातु है, कुछ भी है, माध्यम की विद्युतशीलता या बच्चों पारगम्यता भी कह सकते हैं आप लोग, है ना। या इसे कभी कभी हम निरपेक्ष, निरपेक्ष मतलब किसी माध्यम की विद्युतशीलता भी कहते हैं। ठीक है बेटा, विद्युतशीलता। बहुत बढ़िया यार, हमने बहुत सारी बातें बड़े आराम से कर ली है और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग को भी सब कुछ समझ में आ रहा है। ठीक है, तो यहां से बेटा क्या बनता है? F बराबर क्या बन गया बच्चों? 1/4 पाई। क्या आया? 1/4 पाई। और बेटा एप्सिलॉन नॉट नहीं, एप्सिलॉन Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। ये किसके लिए हो गया बच्चों? वायु या निर्वात को छोड़ के अगर कोई माध्यम है, तो यहां था एप्सिलॉन नॉट और यहां पर है बच्चों क्या? एप्सिलॉन। बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, और इसीलिए आप भी ऐसे साइड साइड में लिखेंगे ना तो आपको बेटा समझने में, रिवीजन करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब बच्चों देखो होता क्या है कि अगर मैंने किन्हीं दो आवेशों को पहले वायु में रखा और फिर उठा के बेटा उनको कहां ले गया मैंने? निर्वात, सॉरी बेटा, किसी अन्य माध्यम, मान लो जल के अंदर ले गया। पहले वायु या निर्वात में थे, फिर मैंने जल के अंदर ले गया, तो उनके बीच का जो बल है बेटा बढ़ेगा या घटेगा? पक्की बात है, बढ़ेगा या घटेगा। तो चलिए देखते हैं बढ़ेगा कि घटेगा। जैसे बच्चों एक आवेश रहा ये Q1 और दूसरा आवेश बच्चों इससे R दूरी पर कोई दूसरा आवेश रखा हुआ है, मान लेते हैं बच्चों कितना है? Q2। पहले ये रखा था कहां? वायु में। अब इसको हमने ले गए बेटा और किसी माध्यम में डाल दिए, मान लो पानी के अंदर फेंक दिए ले जाके। ठीक है बच्चों, यहां पर क्या है? पूरे में पानी पानी है और पानी के अंदर ये आवेश ऐसे पड़े हुए हैं। ठीक है बेटा, इनके बीच की दूरी जो कि हम R लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो अब होगा क्या? माध्यम में जाने से होगा क्या सर? तो देख बेटा, अगर माध्यम तेरा जल है तो जल तो सर ध्रुवीय है। तो ध्रुवीय है यानी कि जल जो होता है बेटा, केमिस्ट्री में आप पढ़े होंगे कि H2O होता है, ये दो हिस्सों में रहता है, H+ और साथ में होता है बच्चों OH-। क्या आप ये बात जानते हो
बिल्कुल बेटा। तो Q1 है धन, धन का आवेश है, तो बेटा इसको जल का कौन सा आवेश घेरेगा? ऋण घेरेगा। देखो एक धन आवेश है, जैसे ही वो पानी के अंदर गया तो पानी का ऋण आवेश उसको चारों तरफ से बेटा घेर लेगा। जैसे ही ये Q1 भाई साहब पानी के अंदर गए, इसको जल के बेटा किसने घेरा? जल में दो आयन है बेटा, दो आवेश है, OH माइनस और H प्लस। तो पक्की बात है बेटा OH माइनस इसके पास आएगा। क्यों? ये धन है तो ऋण को ही खींचेगा अपनी तरफ। तो इस तरह से जल के बहुत सारे अणु इसको चारों तरफ से बेटा क्या कर लेंगे? घेर लेंगे। कौन सा आवेश? अगर ये धन है तो जल का ऋण इसको घेरेगा, और अगर बच्चों ये ऋण रहता तो जल का धन इसको घेर लेता। इस तरह से जब घेर लेंगे आवेश को, इसे बोलते हैं बेटा ध्रुवीकरण या ध्रुवण। ठीक है ना? जैसे मान के चलो आवेश को हमने पानी में डाले, तो जल के जो अणु है वो इस तरह से बेटा इस आवेश को चारों तरफ से घेर लेंगे, और इस आवेश को भी चारों तरफ से घेर लेंगे। अब आप सोच करके देखो कि जब ये बेचारा घेर लिए गए दोनों आवेश अलग अलग जल के अणुओं द्वारा घेर लिए गए, तो इससे इनके बीच का जो बल था बेटा बढ़ेगा कि कम होगा? बिल्कुल बेटा कम होगा। भाई मान लो हम दो लोग हैं और हमारे बीच में कोई तीसरा आ जाए, तो पक्की बात है बेटा, तीसरा मतलब कि ये माध्यम आ गया, तो पक्की बात है कि इनके बीच का जो बल है वो कम हो जाएगा। ठीक है बेटा? ये माध्यम आ जाने से ये जो हुआ, आवेश को जल के अणुओं ने, यह बेटा जो भी माध्यम लिए हो उस माध्यम के अणुओं ने चारों तरफ से घेर लिया। इस प्रक्रिया को हमने बोले ध्रुवीकरण, और ध्रुवीकरण होने के कारण ये बल कैसा हो गया बच्चों? घट गया। तो इस बात को चलिए हम नोट करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्या लिखेंगे बेटा? कि आवेशों को, बिंदु आवेश लिख सकते हैं या सीधे आवेश भी लिख सकते हैं बेटा, आवेशों को किसी माध्यम में रखने पर, किसी माध्यम में रखने पर माध्यम के अणु बोल सकते हो बेटा या कण बोल सकते हो, अणु आवेशों को चारों ओर से घेर लेते हैं, चारों ओर से घेर कर घेर लेते हैं, ऐसा लिखे बेटा, घेर लेते हैं। इस प्रक्रिया को हम ध्रुवण बोलते हैं या बेटा ध्रुवीकरण। इस प्रक्रिया को ध्रुवीकरण या ध्रुवण कहा जाता है। ठीक है? और ध्रुवीकरण के कारण बेटा, अंग्रेजी में से हम पोलराइजेशन कहते हैं। इस ध्रुवीकरण के कारण हो क्या रहा है? इनके बीच का जो बल है वो घट जा रहा है। ठीक है ना? इनके बीच का जो बल है बेटा वो क्या हो जाता है? घट जाता है। तो अगली बात ये लिख लें आप लोग, ध्रुवीकरण के कारण, ध्रुवीकरण के कारण क्या होगा बेटा? आवेशों के बीच स्थिर वैद्युत बल घट जाता है, यह बेटा आप लिख सकते हो कम हो जाता है। ठीक है? बड़ी अच्छी बात है बेटा, बड़ी काम की बात है। चलिए फिर आगे कुछ अच्छी अच्छी बातें और कर रहा हूं अभी मैं, बहुत सारी बातें। देखो बेटा, अब कहने को अगर केवल बोर्ड के पर्पज से देखो तो काम तो हो गया, लेकिन अब जितनी ज्यादा छोटी छोटी बातें और समझोगे ना, आपका सब्जेक्ट उतना इंप्रूव होता चला जाएगा, है ना? और बहुत सारी बातें हम यहाँ पर और डिस्कस कर रहे हैं। देखो ये रखा है Q1 आवेश, और बच्चों इससे कुछ दूरी पर एक रखा हुआ है Q2 आवेश, और दोनों धन धन आवेश है बेटा, दोनों धन धन आवेश है मान लेते हैं। आप मानने को धन और ऋण भी मान लो, कोई बुराई नहीं बेटा, हालांकि मान लो चलो ऋण है, ठीक है, ऋण मान लो आप इस बार। तो इनके बीच में एक धन है एक ऋण है, तो पक्की बात है बच्चों आकर्षण लगेगा। आकर्षण बल का सूत्र, अगर यहाँ वायु है, फिलहाल इनके बीच में क्या रखी हुई बेटा?
वायु में हमने इनको रखा हुआ है। तो वायु में अगर रखा हुआ है हमने, तो इनके बीच में कुछ ना कुछ आकर्षण बल होगा। फिर बेटा इसी को मैंने उठा के ले गया और दूसरी बार वायु में नहीं रखा बेटा, वायु में नहीं रखा, मैंने वायु को छोड़ के किसी माध्यम में रखा। कहां रखा है बच्चों? किसी माध्यम में, मान के चलो जल में फेंक दिया दोनों को, ठीक है। तो क्या होगा चलिए देखते हैं हम। हमने अब भी पढ़ा कि सर जो बल होता है, कूलाम का नियम हमें चीख चीख करके बताता है कि बल F बराबर वायु है बेटा तो K Q1 Q2। क्या माइनस Q2 लिखूं? बिल्कुल नहीं बेटा, क्योंकि मैं बल का परिमाण निकाल रहा हूं तो चिन्ह की मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए आप माइनस Q2 लो चाहे प्लस Q2 लो, बल तो उतना ही आएगा। हाँ, ये अलग बात है कि माइनस लोगे तो आकर्षण होगा, प्लस लेते तो प्रतिकर्षण होता है। बटे आर स्क्वायर, या बच्चों हमने बोला F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। इसको मैंने मान लो समीकरण 1 दे दिया, ठीक है बेटा। फिर इन्हीं आवेशों को मैंने किसी माध्यम में ले जाके फेंका, तो हमें बताता है कूलाम का नियम कि इनके बीच का जो बल F डैश होगा बेटा, F डैश, वो क्या होगा? वो होगा बेटा K Q1 Q2, K नहीं बेटा, K डैश लिख दे रहा हूं अब मैं, है ना, बटे आर स्क्वायर। देखो यहां पर K लिखा हूं और F लिखा हूं, यहां पर बेटा F की जगह F डैश क्योंकि माध्यम आ गया, और K की जगह K डैश, और Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर तो ज्यों का त्यों रहेगा, ठीक है। अभी देखो ये वायु के लिए है, ये किसी माध्यम के लिए, ठीक है बेटा। या मैं इसको लिख सकता हूं F डैश बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, नहीं 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 बेटा, एप्सिलॉन नॉट नहीं, एप्सिलॉन। क्यों? किसी माध्यम के लिए हम वायु या निर्वात के लिए लेते हैं एप्सिलॉन नॉट, माध्यम के लिए बेटा हम लेते हैं एप्सिलॉन इनटू Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। तो देखो बेटा ये आया था भी अपना किसके लिए? वायु या निर्वात के लिए, समीकरण 1। और ये हमने निकाली है समीकरण 2। किसके लिए निकाला इसको हमने? ये माध्यम के लिए, ठीक है। अब मैंने आपको अभी अभी बताया कि जैसे ही बेटा वायु या निर्वात में दो आवेश है ना, तो इनके बीच का बल अच्छा खासा होगा, तगड़ा होगा बेटा। हालांकि वो आवेश और दूरी पर भी निर्भर करेगा, लेकिन फिर भी बढ़िया बल होगा। लेकिन जैसे ही किसी माध्यम में डालोगे तो बल कम हो जाएगा। मतलब एक बात जो बड़ी काम की मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं बेटा, वो ये है कि माध्यम वाला बल जो है यानी F डैश, ये कम रहेगा किससे? वायु या निर्वात वाले। मतलब जब मैं किन्हीं दो आवेशों को किसी माध्यम में डालता हूं, वायु या निर्वात से उठा के माध्यम में डालता हूं, तो उनके बीच का आकर्षण या प्रतिकर्षण बल घट जाता है, ठीक है सर। और देखते हैं बेटा, और देखते हैं, बहुत अच्छी अच्छी बात है। अब आप समीकरण 1 और 2 को भाग कर दो बेटा, 1/2 कर दो, ठीक है। क्या कर रहा हूं बेटा मैं? समीकरण 1 भागित समीकरण 2। एक में है F, दूसरे में F डैश, तो F/F डैश बराबर F की जगह क्या लिखा बेटा मैं? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। और इसकी जगह लिखा बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, नहीं बेटा एप्सिलॉन, और Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। आई होप समझ में आ गया। F/F डैश करे, ये बटे ये हो गया, ठीक है बेटा। चलिए अब गणित तो इतनी आती है, आप Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर से Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर, 1/4 पाई से 1/4 पाई, F/F डैश बराबर क्या है बेटा? ये एप्सिलॉन चला जाएगा ऊपर, मतलब एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन नॉट। क्या आ गया बच्चों? एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन नॉट। बढ़िया बात। और इसे अब हम एक नया नाम दे रहे हैं बेटा, नई परिभाषा बना रहे हैं, इसे हम बोलेंगे एप्सिलॉन आर, या मेरे बच्चे कभी कभी इसे बोलेंगे के। क्या बोलेंगे बेटा हम? एप्सिलॉन आर या तो फिर के। यानी कि किसे बेटा? ये जो अनुपात था किस किस का? वायु या निर्वात में दो आवेशों के बीच का बल बटे किसी माध्यम में दो आवेशों के बीच का बल, या किसी माध्यम में किसी माध्यम की विद्युतशीलता, तथा बेटा एप्सिलॉन नॉट मतलब वायु या निर्वात की विद्युतशीलता का जो अनुपात है, बटे मतलब अनुपात, इसे ही हम एप्सिलॉन आर
या मेरे बच्चे के कह रहे हैं, और इसे आज से हम बोलेंगे आपेक्षिक। आपेक्षिक, आपेक्षिक मतलब बेटा किसी के सापेक्ष, आपेक्षिक विद्युतशीलता, आपेक्षिक विद्युतशीलता। या बेटा जब मैं के बोल रहा हूं तो इसे ही मैं बोलूंगा क्या, परावैद्युतांक। वो के अलग था, इसके पहले जो था बेटा वो था आपका क्या, इसके पहले वाला जो के था वो आपका क्या था बेटा, स्थिर विद्युत नियतांक, और ये है परावैद्युतांक, ये के अलग है, ध्यान रखना है ना। तो ये एक नई परिभाषा बन गई बेटा, क्या बनी परिभाषा, आपेक्षिक विद्युतशीलता। हेडिंग डाल लीजिए, पूछी जा सकती है, बहुत सारी बातें इससे संबंधित भी करेंगे। देखिए थोड़ा लंबा लेक्चर है, लेकिन बेटा बहुत सारी बातें मैं कवर करके एक ही लेक्चर में आपको दे दूंगा। जबरदस्ती छोटे छोटे हम टॉपिक बनाए अलग अलग, और बेटा चीजों को फिर से दोबारा रिलेट करें, उससे अच्छा हम एक ही बार में पूरा टॉपिक कवर करना है। देखो एप्सिलॉन आर, आपेक्षिक विद्युतशीलता को एप्सिलॉन आर या बेटा के लिखते हैं, और आपेक्षिक विद्युतशीलता या इसे ही हम बोलते हैं क्या, परावैद्युतांक। क्या बोलते हैं बच्चों, परावैद्युतांक। ठीक है, पहले हम परिभाषा बोलते हैं बेटा इसकी, फिर कुछ अच्छी बात भी हम करेंगे। हेडिंग डाल लीजिए आपेक्षिक विद्युतशीलता, या मेरे बच्चे लिख लेंगे क्या, परावैद्युतांक। ठीक है, और चलिए इसकी परिभाषा बनाते हैं अपन। क्या बना रहे हैं ध्यान से देखना, मैं मन से नहीं बना रहा बेटा, यही सूत्र है, इसी से परिभाषा बनाऊंगा। क्या आपेक्षिक विद्युतशीलता है, क्या किसी माध्यम की विद्युतशीलता बटे वायु या निर्वात की विद्युतशीलता। मतलब बच्चों किसी माध्यम की विद्युतशीलता तथा वायु की विद्युतशीलता, वायु या निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को आपेक्षिक विद्युतशीलता या परावैद्युतांक कहते हैं, बात नंबर एक। या इसी बात को बेटा मैं ऐसे लिख सकता हूं, अनुपात की जगह सीधे बोल दूं कि वायु या निर्वात के बटे वाले को पहले बोल रहा हूं, ध्यान सुनना, वायु या निर्वात की विद्युतशीलता के सापेक्ष किसी अन्य माध्यम की विद्युतशीलता क्या कहलाती है बेटा, आपेक्षिक विद्युतशीलता या परावैद्युतांक कहलाती है। चलिए लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे बेटा, किसी माध्यम की, किसी माध्यम बोल रहा हूं मतलब बच्चों यहां पर आप जल ले सकते हो, धातु ले सकते हो, कांच ले सकते हो, और भी क्वार्ट्ज वगैरह ले सकते हो, या किसी माध्यम की इसके सापेक्ष बेटा वायु या निर्वात के सापेक्ष, या ऐसा लिखो यार, थोड़ा सिस्टमैटिक करते हैं, वायु या निर्वात, वायु या निर्वात की, निर्वात की विद्युतशीलता, विद्युतशीलता के सापेक्ष। क्या बेटा, वायु या निर्वात की विद्युतशीलता के सापेक्ष किसी माध्यम की विद्युतशीलता, किसी माध्यम की, माध्यम की विद्युतशीलता क्या कहलाती बेटा, आपेक्षिक विद्युतशीलता कहलाती है, आपेक्षिक विद्युतशीलता, या बच्चों हम इसे और क्या कहते हैं, परावैद्युतांक। आपेक्षिक विद्युतशीलता या परावैद्युतांक। एक बार फिर से मैं बता दूं, परावैद्युतांक को हम के से प्रदर्शित करते हैं, लेकिन बेटा इसके पहले जो के हम लिख रहे हैं वो अलग है, और ये वाला के अलग है बेटा, है ना, कहलाती है। इसे हम प्रदर्शित करते हैं किससे, के से, या बेटा एप्सिलॉन आर से, बात एक ही होगी। और इसका सूत्र क्या लिखेंगे, जिस माध्यम की निकालना है उसकी विद्युतशीलता, मतलब माध्यम की विद्युतशीलता, विद्युतशीलता बटे, बटे क्या लिखूंगा बेटा मैं, वायु या निर्वात की विद्युतशीलता, वायु या निर्वात की विद्युतशीलता।
ठीक है बेटा, बहुत अच्छी अच्छी बहुत सारी बातें मैं आपको बताते चल रहा हूं। यानी कि कुल मिलाकर के हम लिख सकते हैं एप्सिलॉन आर या के बराबर, देखिए माध्यम की विद्युतशीलता को क्या लिख रहे हैं हम, एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन नॉट। ठीक है बेटा, एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन नॉट। अब इसकी इकाई क्या होगी, मतलब परावैद्युतांक की या बेटा जो हमारा आपेक्षिक विद्युतशीलता है इसकी इकाई क्या होगी, देखो इकाई कैसे, एप्सिलॉन की इकाई बटे एप्सिलॉन नॉट की इकाई। जो एप्सिलॉन की इकाई होगी वही एप्सिलॉन नॉट की होगी, इकाई से इकाई कट जाएगी और से विमा भी कट जाएगी बेटा। मतलब हम बोलेंगे कि यह एक कौन बेटा, आपेक्षिक विद्युतशीलता या परावैद्युतांक एक कैसी राशि है, बेटा इकाई रहित, इकाई रहित मतलब बेटा इसकी कोई इकाई नहीं है, तथा विमा रहित, विमा रहित राशि है। ठीक है, अब अलग अलग माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता अलग अलग होगी बेटा, दो चार वैल्यू मैं आपको बता रहा हूं, याद कर ले। बोर्ड एग्जाम में, नीट में, जेईई मेंस में बिल्कुल ये वैल्यू आपसे पूछी जा सकती हैं। पहला आप याद करो कि जल के लिए, किसके लिए बेटा, जल के लिए जो आपेक्षिक विद्युतशीलता यानी एप्सिलॉन आर या बेटा के का जो मान होगा ये होता है बेटा एक सॉरी ये जो के है, देखो अलग अलग माध्यम के लिए अलग अलग, जल के लिए अलग होगा, धातु अगर कोई होगी तो उसके लिए अलग मान लेंगे इसके अपन। और जबकि बच्चों अगर वायु या निर्वात रहा तो इसका मान तो एक आएगा, क्यों, माध्यम वायु या निर्वात बटे वायु या निर्वात कट के एक आएगा, है ना। जल के लिए इसका मान अलग होगा बेटा, और अगर आप इसी को निकालेंगे धातु के लिए तो अलग होगा, कांच के लिए अलग होगा। लेकिन आपको तीन याद रखना है। पहला मैं किसके लिए बता रहा हूं, जल के लिए बेटा, जल के लिए इसका मान आप याद कर रहे हैं, लगभग बेटा इसका मान होता है 18, है ना। कितना होगा जल के लिए इसका मान, सॉरी 18 नहीं बेटा, ये होता है 80.4, सॉरी बेटा अड़ू भार होता है 18, 80.4, या कुछ किताबों में सीधे इसको हम 81 लिख देते हैं। साथ में इकाई क्या लिखेंगे, कोई इकाई नहीं लिखेंगे बेटा क्योंकि इकाई रहित है ये। जबकि किसी धातु के लिए, धातु के लिए जो आपेक्षिक विद्युतशीलता है बेटा या परावैद्युतांक है ये होता है अनंत। कितना होता है बच्चों, अनंत। और साथ ही साथ अभी मैं इसका मतलब भी बताऊंगा आपको, देखते चलिए आप। साथ ही साथ बेटा वायु या निर्वात के लिए, किसके लिए, वायु या निर्वात के लिए इसका मान याद रखना बेटा, एप्सिलॉन आर यानी कि आपेक्षिक विद्युतशीलता या के यानी कि परावैद्युतांक का मान होता है एक। ठीक है, तो ये कुछ मान है बच्चों जो आपको कर लेने हैं क्या, याद। बोर्ड परीक्षा में या अलग अलग परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं कि जल का आपेक्षिक विद्युतशीलता या जल का परावैद्युतांक कितना होता है बेटा, तो 81 होता है, धातु के लिए अनंत होता है, और वहीं पर वायु या निर्वात के लिए एक होता है। अब इसका और क्या मतलब निकलता है थोड़ा सा चलिए देखते हैं, अपन ने जो गणित अभी करके लाए बेटा उसका दिखाता हूं मैं। एफ बटे एफ डैश बराबर एप्सिलॉन आर, ठीक है, यहां से आते हैं बेटा वापस, चलो देखते हैं, इसी बात को मैं यहां पर समझा रहा हूं। एफ बटे एफ डैश बराबर एप्सिलॉन आर या बेटा के, क्या लिख रहा हूं मैं, एफ बटे एफ डैश बराबर के या एप्सिलॉन आर। ठीक है, अब बच्चों इसका मतलब क्या हुआ, एफ डैश अगर उस साइड जाए, एफ बराबर के या एप्सिलॉन आर गुणित एफ डैश, या बच्चों में एफ डैश बराबर निकालना चाहूं तो क्या लिख सकता हूं, एफ बटे के या एप्सिलॉन आर। अब बेटा बार बार लिखने का मतलब नहीं है, आप समझ जाओ, के या एप्सिलॉन आर हर जगह हम लिख सकते हैं, के मतलब परावैद्युतांक। ठीक है, तो देखिए आप समझिए बेटा इस बात को, इसका मतलब क्या हुआ कि जो वायु या निर्वात में जो बल था, कौन सा बल सर, दो आवेशों के बीच में स्थिर विद्युत बल, वो बेटा ज्यादा था। कितना ज्यादा था, के गुना ज्यादा था, किससे, माध्यम के बल से। मतलब जब मैंने किसी माध्यम में डाल दिया आवेश को तो के गुना, मतलब उस माध्यम के परावैद्युतांक गुना
बल घट गया, या वायु या निर्वात में बल उतना ज्यादा था, माध्यम में डालने पर घट गया। तो इसका मतलब बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैं, मतलब अच्छी सीखने लायक बात है। इसका मतलब क्या होगा कि किसी सॉरी किन्हीं दो आवेशों को, या सीधे लिखो बेटा, आवेशों को किसी माध्यम में डालने पर, माध्यम में रखने पर उनके बीच कौन सा बल, स्थिर वैद्युत बल क्या हो जाता है बेटा, उस माध्यम के परावैद्युतांक गुना, उस माध्यम के परावैद्युतांक गुना। ये देखो बड़ी अच्छी बात बता रहा हूं बेटा, ऐसी बातें जानोगे तभी आप नीट लेवल के सवाल कर पाओगे। परावैद्युतांक गुना कम हो जाता है, कहने का क्या मतलब निकलता है बेटा कि जो बल है वायु या निर्वात में अच्छा खासा था, लेकिन माध्यम में जैसे ही डाले तो घटा, कितना घटा, उस माध्यम के परावैद्युतांक गुना, मतलब एप्सिलॉन आर गुना या बेटा के गुना। चलो इस बात को और अच्छे से समझते हैं अपन। जैसे बेटा किन्हीं दो आवेशों को अपन ने वायु या निर्वात में रखे तो उनके बीच का बल F था, लेकिन जब मैंने जल में ले गया तो जल का परावैद्युतांक कितना है, अब भी देखे बेटा 81 है गुणित F डैश। मतलब कि जल के लिए जो बल है, जब मैं किन्हीं दो आवेशों को, ध्यान सुनना बेटा बड़ी अच्छी बात आ रही है, जब मैंने किन्हीं दो आवेशों को जल में रखता हूं तो उनके बीच का स्थिर वैद्युत बल 81 गुना घट जाता है। किसका 81 गुना बेटा, पुराने बल का 81 गुना घट गया। मतलब जब वो वायु या निर्वात में थे तो 81 गुना अधिक बल था, लेकिन बच्चों जब वो कहां आ गए, जब उनको हमने रखा किसी माध्यम में मतलब जल में, तो 81 गुना बल घट गया। इस बात को हम ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा कि F डैश बराबर F बटे 81, मतलब बल जो है 81 गुना कम हो गया। 81 गुना क्या हो गया बेटा, कम हो गया। तो हम बोल सकते हैं कि जल में डालने पर, जल में स्थिर वैद्युत बल, शॉर्ट में लिख रहा हूं बेटा, है ना, ऐसी कोई बात याद करने की, थ्योरी का तो कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपको सब चीजें अच्छे समझ में जाए, रिवीजन करो तो दिक्कत ना हो, इसीलिए लिख दे रहा हूं मैं, स्थिर वैद्युत बल 81 गुना घट जाता है। ठीक है बेटा, एक और बात सुनो, दो बहुत अच्छी अच्छी बातें और बता रहा हूं मैं, देखते चलो बेटा आप ना। एक और बात यह है कि सर जल में ना डालें, किसी धातु में रख दें, एक धातु की रॉड है, जो आवेश हवा में थे उनको ले जाके धातु की रॉड में रख दिए तो क्या होगा। चलो देखते हैं बेटा क्या होगा, है ना। हमने बोले कि सर धातु का कितना होता है परावैद्युतांक, अनंत होता है सर, अनंत गुना घट गया, कौन घट गया, एफ डैश। यानी कि बेटा एफ डैश जो है वो एफ का अनंत गुना कम हो गया। अनंत गुना कम होना मतलब कितना हो जाना बेटा, अनंत गुना कम हो गया मतलब कि शून्य हो गया। अरे यार ये क्या बता रहे कि जब कोई धातु है, धातु पे कोई दो आवेश रखे हुए हैं तो उनके बीच में कोई आकर्षण या प्रतिकर्षण बल नहीं है। क्यों नहीं है बेटा, होगा ही नहीं, क्योंकि धातु पे दो आवेश रखे रह ही नहीं पाएंगे। धातु एक सुचालक है, उसमें आवेश भागने लगेंगे, दौड़ने लगेंगे, तो उनके बीच में कोई बल नहीं रह जाएगा। तो इसका मतलब यह है बेटा कि दो आवेशों को किसी धातु में, किसी धातु में आवेशों के बीच कोई स्थिर वैद्युत बल कार्य नहीं करता है। स्थिर वैद्युत बल कार्य नहीं करता है। क्यों नहीं करता है बेटा, मैंने बताया आपको, क्योंकि वो रखे ही नहीं रहेंगे। अगर रखे रहते तो बल तो लगता ही, लेकिन
नहीं करता है, क्योंकि वे आवेश उसमें गति करने लगते हैं, है ना। क्योंकि धातुओं में, धातु सुचालक है बेटा, सुचालक में आवेश रखा थोड़ी रहता है, भागता है, दौड़ता है, कूदता है, फांदता है। तो धातुओं में आवेश स्थिर नहीं होते हैं, स्थिर ना होकर गतिशील होते हैं, यानी कि भागने लगेंगे, और जब रखे ही नहीं रहेंगे बेटा तो स्थिर विद्युत बल शून्य होगा। तो ये बहुत अच्छी अच्छी बातें हमने देखे बेटा। ये था कूलाम का नियम। अभी हमने कूलाम के नियम का गणितीय रूप वगैरह सब समझ लिया है। अगले क्लास में इससे संबंधित न्यूमेरिकल और कुछ अच्छे थ्योरेटिकल प्रश्न भी मैं आपके लिए लेकर के आऊंगा, और फिर हम देखेंगे कि इसका सदिश रूप क्या होगा। अभी तो मैंने केवल आवेशों के बीच के बल का परिमाण समझा है बेटा, दिशा नहीं समझा। सदिश रूप भी हम अगले लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। तो फिर मिलेंगे बेटा हम नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आप लोग अपनी पढ़ाई को बढ़िया से कंटिन्यू करिए, पूरी मेहनत लगाइए, और मेरे साथ कहिए हम नहीं है किसी से कम, क्योंकि हम है हिंदी मीडियम।